हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डियर क्लासेस। तो अभी तक हमने जो है हमारा थर्ड पेपर जो है F3 उसका हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम यूनिट 2 को जो है ना यूनिट 2 के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 2 जो हमारा है जो है प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा में जो हमारा पाठचर्या यानी ECC का कैसा पाठचर्या है, इसकी क्या जो है कैसे इसके सिद्धांत हैं, क्या इसका जो है इसका कैसे बच्चों में विकास होगा, ये सब के बारे में जो ये प्रक्रिया होगा, क्या क्या प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो यूनिट 2 है प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा की पाठचर्या की समझ में हमारा पहला टॉपिक जो इसी पाठचर्या की समझ, उसके बाद हम इसी पाठचर्या के निर्देशन सिद्धांत, उसके बाद प्रारंभिक पाठचर्या जो है हमारे मार्गदर्शन सिद्धांत, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा चलिए पहले पॉइंट पर चलते हैं, ECC पाठचर्या की समझ में। तो ECC जो हमारा पाठचर्या है यानी इसका फुल फॉर्म जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की पाठचर्या की समझ में पहला जो आरंभिक शिक्षा की संकल्पना जो है, जो कॉन्सेप्ट है कि 3 से 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक सभी तरह के सार्वभौमिक क्षमतावादी आनंददायी समावेशी और बच्चों के परिवेश से मेल खाते सीखने के अवसरों को समुन्नत किया गया है, एडवांस किया गया है। यहाँ पे बच्चों को इस प्रक्रिया, इस जो पाठचर्या है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, 3 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो है ना, उसका जो सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक यानी सभी तरह से समानतापूर्वक यानी सबको एक समान और समानतापूर्वक आनंददायी हो, समावेशित हो और बच्चों के परिवेश से मेल खाते हो। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे के क्या है परिवेश से मेल खाते हो, जो बच्चों के जो जिस समाज से जिस घर से आते हो यानी जिस समाज से आते हो ना, उससे मिला जुला शिक्षा मिलना चाहिए। यानी वो ऐसा शिक्षा प्राप्त हो ना जो देख के भी सीख सके, और जो विद्यालय में जो प्राप्त हो उनसे जो घर के परिवेश जैसा ही शिक्षा प्राप्त कराना चाहिए, और जो उनसे थोड़ा मेल खाता जो शिक्षा हो ना, एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो अगर मैं किसी बच्चे को जोड़ सिखा रहा हूँ या घटाव सिखा रहा हूँ तो मैं एग्जाम्पल लेके, मतलब घर का एग्जाम्पल या वातावरण का एग्जाम्पल या एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल जो आसपास हुआ उसके एग्जाम्पल लेके मैं समझाऊंगा। क्या होगा, उसके घर के जो हमारे जो परिवेश से मेल खाते सीखने का अवसर उनमें सम्मत किया जाए, उनमें जो है सो प्रदान किया जाएगा। और यह पाठचर्या इस बात को भी महत्व देती है कि सकारात्मक दृष्टिकोण कैसा, सकारात्मक अच्छा दृष्टिकोण हो, अच्छे मूल्यों वाला हो, चिंतन के कौशल, बच्चों के जो क्वेश्चन पूछने के सवाल पूछने का जो कौशल हो, जो एक दूसरे से कम्युनिकेट जो करने का बातचीत करने का जो कौशल उसका विकास हो, योग का विकास हो, रचनात्मक विकास हो, तकनीक का विकास हो, टेक्नोलॉजी का संप्रेषण माने यहाँ पे होता है कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ हो, साक्षरता का हो और सामाजिक भावनात्मक विकास का हो। इसमें बच्चों में सार्वभौमिक प्रक्रिया कैसे हो, इसमें इस पे भी ध्यान दिया सार्वभौमिक प्रक्रिया में कैसे होगा। तो इसका जो है सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए अच्छे मूल्य सीखना चाहिए, चिंतन के कौशलों को, तकनीकियों को, संप्रेषण को, उनके जो है हमारे साक्षरता को, रचनात्मक को, सहयोग को और सामाजिक भावनात्मक विकास को। ये जो हमारे इसी पाठचर्या की जो समझ है उसमें शामिल की गई है। जो हमारे इसी की पाठचर्या में क्या सब दिया होगा, किससे बच्चा का कैसे विकास होगा उसके बारे में। और जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो हमारा एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, सो पहले देख लेते हैं। देखिए एक पॉइंट है, एक संतुलित और संदर्भ युक्त पाठचर्या में उन सभी चीज़ों को समाहित किया जाता है जो बच्चों के विकास और शिक्षा के लिए आवश्यक हो। एक संतुलित और संदर्भ युक्त पाठचर्या में क्या शामिल किया जाता है, जो बच्चों के विकास और शिक्षा के लिए आवश्यक हो जो भी चीज़ें। एक संतुलित या संदर्भ युक्त पाठचर्या हम उसी को कहेंगे जिसमें बच्चों के लिए जो विकास और शिक्षा के लिए सभी चीज़ों को समाहित किया जाता है, उसे हम एक संदर्भ युक्त या एक संतुलित पाठचर्या कहते हैं। अब ECC पाठचर्या के निर्देशन सिद्धांत क्या हैं, इसके क्या स्कोप है, निर्देशन सिद्धांत जो इसका जो क्या लक्ष्य है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पाठचर्या स्वरूप समग्र दृष्टिकोण वाला और संदर्भ के अनुसार लचीला भी हो सकता है। देखिए ये समग्र दृष्टिकोण यानी सब बच्चों में सभी तरह के दृष्टिकोण को जो है विकास कराने वाला और संदर्भ के अनुसार ये लचीला भी हो, इससे हम जो बदल भी सकते हैं इसके समय आने पर। देखिए पाठचर्या हमेशा एक रंग तो नहीं रहता है, अभी भी बहुत सारे पाठचर्या से हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में नया आया है,
इससे पहले भी था, इससे पहले मतलब क्या पाठ्यक्रम जो हमारा करिकुलम है वो बदलता रहता है, सिलेबस बदलता रहता है। तो ये क्या जो है सो ये भी लचीला हो सकता है, इसको समय आने पर हम बदल सकते हैं। और जो हमारा है पाठचर्या 3 लक्ष्यों को संबोधित करता है। ये जो पाठचर्या है सो 3 लक्ष्य को संबोधित करता है। पहला है संप्रेषण हेतु मुख्य कौशल या संकल्पना, यानी संप्रेषण का मैंने पहले ही बता दिया कि कम्युनिकेशन के हेतु जो मुख्य कौशल का डेवलपमेंट कराना, संकल्पनाएं को जो डेवलपमेंट कराना। और दूसरा हमारा है शिक्षकों द्वारा अनुसरण की जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया, और टीचरों के द्वारा जो है ना सो अनुसरण की जाने वाली क्या है शिक्षण प्रक्रिया को सीखने की, कुछ भी हम सीखते हैं क्या शिक्षक के द्वारा ही सीखते हैं, और उनके द्वारा क्या है अनुसरण की जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया। और थर्ड जो हमारा है वर्ष के अंत में बच्चे द्वारा प्राप्त शिक्षा का प्रतिफल। हम एग्जाम देने जाते हैं ना, देखिए क्या पहले इसमें क्या होता है, हम स्कूल में सीखते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हमारा एक दूसरे से कम्युनिकेट होता है, संप्रेषण होता है। उसके बाद हमारा टीचर जो हमें पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। फिर साल के अंत में क्या होता है हम एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम में हम जो लिखते हैं उसका हमारा रिजल्ट आता है, यानी उसका हमारा क्या होता है प्रतिफल आता है। तो वर्ष में अंत में बच्चों द्वारा पहला होता है संप्रेषण हेतु मुख्य कौशल और संकल्पनाएं। उस दूसरा होता है शिक्षकों द्वारा अनुसरण की जाने वाली शिक्षण प्रक्रियाएं, जो हमारे शिक्षक जिस प्रकार से हमें सिखाते हैं वो हम सीखते हैं। उसके बाद थर्ड है वर्ष के अंत में बच्चों द्वारा प्राप्त शिक्षा का प्रतिफल। और इसमें शिक्षक बच्चों को जैसे सिखाएंगे बच्चे जीवन भर वैसे ही सीखते हैं, वैसे ही ग्रहण करते हैं। यानी बच्चे जो जिस प्रकार अभी सीखेंगे ना आपसे, उसी प्रकार वो जीवन भर वैसे ही इमेजिनेशन के साथ सीखते हैं। और मतलब इमेजिनेशन के साथ मतलब वैसे ही सोच के साथ, हाँ अगर आप ऐसे 2 और 2 4 होगा, आप बोल दिए आप अगर यहाँ पे 2 और 2 एक पेड़ बना देते हो, ऐसे ऐसे एक पेड़ ये हो गया, उसके बाद ये एक पेड़ ये हो गया, आप ऐसे करके बना लेते हो। तो उसमें चीज़ों का ना इमेजिनेशन आता रहता है। आप पेड़ बोलिए, चॉकलेट बोलिए, जो कुछ बोलिए, एग्जाम्पल लेते रहते हैं ना, तो उनमें क्या होता है वो सब आना माइंड में आता रहता है, उससे वो धीरे धीरे जो विकास होता है उनसे सीखते रहते हैं, और इसी के आधार पर आगे उनका विकास होता है। और उसके बाद क्या है यहाँ पे आरंभिक पाठचर्या के मार्गदर्शक सिद्धांत। और इनका जो देखिए इनका हमारा क्या एक तरह का आप समझिए स्कोप है, जो इसमें बच्चों को डेवलपमेंट करना। अब बच्चों को कैसे डेवलपमेंट होगा और उनमें कैसे ये डाला जाएगा, मान के चलिए जो उनका जो अच्छे से विकास हो, उसका ये जो है इनके मार्गदर्शक आप कह सकते हैं, इनका निर्देशक सिद्धांत हो गया, इनके मार्गदर्शन सिद्धांत इसी के आरंभिक पाठचर्या के। आरंभिक शिक्षा के उभरती हुई जरूरतों और बदलते परिदृश्य के आलोक में यह प्रयास किया गया है कि देखिए आरंभिक शिक्षा क्या बदलते हुए परिवेश, बदलते हुए हमारा जो समय है उसके समय में और यह प्रयास किया गया है कि मौजूदा पाठचर्या समग्रतावादी विकासात्मक प्रतिमानों के अनुरूप समग्रता सभी तरह से हमारा शिक्षा जो है समग्र हो और विकासात्मक हो, प्रतिमानी के अनुरूप बच्चों के सामाजिक संदर्भ से जुड़ी हो, बच्चों की जो हमारा समाज है उससे क्या जुड़ी हो। यानी यहाँ पे जो बच्चों ने क्या बच्चों को सेंटर मान के बच्चों के सभी तरह से चारों साइड से जो ना उनमें शिक्षा दी जाए, चाहे खेल विधि द्वारा हो, समाज द्वारा हो, परिवार द्वारा हो, या जो है सो अपने स्कूल के जो परिवेश हों उनको घर के परिवेश जैसा बना के उन्हें शिक्षा देने की बात कही गई है। तो ये हमारा क्या है बच्चों समाज संदर्भ से जुड़ी हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खेल एवं गतिविधियों आधारित हो। देखिए यहाँ पर मैंने बता भी दिया है कि जो पाठचर्या कैसी हो, खेल और गतिविधि आधारित। आप ऐसे करके बच्चों को पढ़ाएं या कुछ सिखाएं आप खेल की विधि द्वारा, जो कि बच्चे सीख भी जाए, पढ़ भी ले उनको, लेकिन पता न चले जो आप जो है वो उन्होंने ये पढ़ भी लिया है। ऐसे करके ऐसी प्रक्रिया, जैसे कि आपने बच्चे प्ले स्कूल में देखा भी होगा, बच्चों के लिए बहुत सारे पाई चार्ट लगाए हुए थे, एक बड़ा सा एप्पल रहता है, ए फॉर एप्पल लिखा हुआ रहता है, बहुत सारे बी फॉर बॉल रहते हैं, पढ़ा वो खेलते खेलते गतिविधि करते करते वो सीख भी जाते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, कैट को देख के सी फॉर कैट। यहाँ आप उन्हें क्या आप सिखा रहे हैं, लेकिन उस खेल के माध्यम से वो खुद सीख रहे हैं। आपको तो पता है, आपको एक उनके दिशा निर्देश के अनुसार उनको ले जाना है, मतलब एक मेथड के अनुसार, और कैसे ले जाना हो तो आप पे निर्भर है, लेकिन आप कैसे उन पर ले जाते हो, उनको कैसे अच्छी तरह से सिखाते हो, कैसे उनमें गतिविधियों कराते हो, आप पे निर्भर करता है। और आप उनमें कैसे आप पढ़ा भी देते हो उनको पता भी नहीं चलेगा, तो ऐसे क्या मन भी लगेगा और पढ़ाई उन पर बोझ भी नहीं लगेगी। तो ये हमारा खेल गतिविधि आधारित हो, खेल शिक्षा क्या हो, खेल और जो गतिविधियाँ जो है उसके आधारित हो। उसके बाद पहला देखिए यहाँ पे निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत मौजूदा पाठचर्या के रूपरेखा। यहाँ पे निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत मौजूदा पाठचर्या की रूपरेखा, यहाँ पे रूपरेखा होगा। निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत जो है ना
हमारे मौजूदा पाठ्यक्रम की रूपरेखा के तहत जो है सो आते हैं। पहला जो है सीखना एक सतत होता है। सीखने हमने पहले ही पढ़ लिया। शिक्षा और सीखना क्या है, एक सतत प्रक्रिया, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। सीखना कभी भी खत्म नहीं होता है। अब ऐसी तरह से पढ़ाइए बच्चों में जो जो अभी सिखाइएगा ना, उनमें जो है सो जो जब तक वो जिंदा रहेंगे या जब तक वो जो बड़े होंगे ना, तब तक उनमें सही तरह से ऐसा शिक्षा जाए ना, उनमें ऐसा विकास हो जो आगे भी अगर वो पढ़े, आगे वो अगर उच्च क्लास में जाए ना, तो उनमें जो पीछा वाला हो ना वो भी सपोर्ट करे। यानी पीछे वाले जो क्लास के में जो पढ़े हो वो भी उन्हें आगे जो क्लास आए उनका उनमें सपोर्ट हो। जैसे कि हम जो हमारा जो पाठचर्या भी कैसा है, बुक भी कैसा है, जैसे जो हम 8 9 में पढ़ते हैं वो हमारा थोड़ा 10th में आता है। जो 10th में रहता है वो क्या 11th 12th में थोड़ा क्वेश्चन आता है और फिर उस धीरे धीरे हार्ड होता जाता है। क्या एक ऐसा सिखाना चाहिए बच्चों में, एक ऐसा प्रक्रिया करना चाहिए जो बच्चों क्या है जो है आगे जो अभी जो सीखे ना बचपन में वो धीरे धीरे आगे भी उनका काम आता रहे। उसके बाद है दूसरा है, हर बच्चा अलग अलग होता है और वह अपनी गति से ही बढ़ता, सीखता और विकसित होता है। और अपने मन से आप चाहिएगा बच्चों को तुरंत सिखा दे या तुरंत उनमें कुछ ऐसा ज्ञान दे दे जो तुरंत जो है उनमें सारी जो समग्र स्वाभाविक प्रक्रिया, स्वाभाविक जो है विकास हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होता। वो अपने अलग अपनी गति से ही बढ़ते हैं, सीखते हैं, उनका विकास होता है। वो अपनी गति के अनुसार ही बढ़ेंगे। इसलिए आपने देखा भी होगा हर बच्चे में अलग अलग प्रकार के होते हैं। हर एक बच्चा क्या होता है, अलग अलग प्रकार होता है। सभी बच्चे सेम नहीं होते हैं। हर बच्चे में क्या है, कोई ज़्यादा तेज होता है, कोई कम तेज होता है। जो कम तेज होता है वो खेलने में ज़्यादा तेज होता है और जो ज़्यादा तेज होता है वो खेलता नहीं है, गेम नहीं ठीक से आता रहता है। तो ये क्या हर बच्चे में हर एक प्रकार के अलग अलग तरीके होते हैं और विकास होता है। थर्ड है हमारा, सीखने और विकास का आधार खेल एवं गतिविधियाँ। इनके अनुसार सीखना और विकास का जो आधार क्या होगा, खेल और गतिविधियाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता ही दिया। उसके बाद फोर्थ है, बच्चों के सीखने के लिए बड़ों के साथ प्रतिक्रियात्मक सहयोगी अंतःक्रिया यानी संवाद अनिवार्य। देखिए कितने बच्चे होते हैं जो अपने उनके परिवार में जो घुलनशील नहीं होते, वो अपने परिवार में ज़्यादा जो है सो बात ही नहीं करते हैं। जितना वो अपने फ्रेंड के साथ, अपने मित्र मंडल के साथ जितना वो फ्रैंक होते हैं ना, उतने अपने परिवार, अपने माता पिता के साथ नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उन्हें परिवार में इससे डरा के रखा रहता है। उनमें क्या होता है, भय उत्पन्न किया रहता है अपनी मम्मी या पापा के प्रति। कुछ बोलेंगे तो मम्मी डांट देगी, पापा डांट देंगे, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे क्या उन तो बच्चा क्या सहम जाता है। वो घर में नहीं बोलता रहता है। लेकिन सीखने के लिए अहम बात यह भी है कि उन्हें बच्चा क्या घर में संवाद कराना चाहिए। घर में क्या उन्हें सहयोगी अंतःक्रिया कराना चाहिए बड़ों के साथ, तभी उनका भी विकास होगा। उसके बाद हमारा फिफ्थ जो है सो है पारस्परिक शिक्षण अधिगम अनुभवों को समृद्ध करता है। देखिए पारस्पर शिक्षण अधिगम क्या हुआ, तो परस्पर शिक्षण, देखिए हम स्कूल जाते हैं, हम पहले घर में रहते हैं, घर में अपने मम्मी पापा सबको जानते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं। स्कूल में हमारे नए नए दोस्त बनते हैं, हम जो किसी को जानते भी नहीं रहते हैं। हमारे शिक्षक आते हैं, हमारे मित्र सब बनते हैं, हमारे क्लासमेट सब जो होते हैं वो क्या अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग उनकी संस्कृति होती है, वो अलग अलग समाज से आते हैं, अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग क्या है जगह से आते हैं। तो उनकी अलग अलग परंपरा होती है, उनकी अलग अलग उनकी संस्कृति होती है, सभ्यता होती है, अलग अलग भाषाएं बोलती हैं। तो वो सब अगर हम सीखते हैं तो उनमें हमें क्या विकास तो होता है। उनकी अलग संस्कृति सीखते हैं, उनकी हम परंपराओं को सीखते हैं, वो भी हमारी परंपरा सीखते हैं, हम भी उनकी सीखते हैं। उनकी भाषा को हम ग्रहण करते हैं, वो हमारी भाषा सीखते हैं। क्या एक भाषा की एक तरह का डेवलपमेंट तो होता है ना। तो ये हमारा क्या सीखने की जो है सीखने का जो अवसर है उसे समृद्ध करता है। ये हमारा हो गया फिफ्थ नंबर, पारस्परिक शिक्षण से अधिगम अनुभवों को समृद्ध करता है। उसके बाद 6 नंबर है, स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का विकास और उपयोग सीखने के अवसरों को समृद्ध करता है। देखिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का विकास और उपयोग सीखने के अवसरों, स्थानीय रूप से उपलब्ध। देखिए आप बच्चों को ऐसे सिखाइए ना जो उनके स्थान, जो उनके जो समाज में उपलब्ध हो, जो उनके स्थान। जैसे यहाँ पे मैं अगर 1 और 1 2 सिखा रहा हूँ तो मेरे पास मान के चलिए 2 मार्कर, यहाँ पे 1 मार्कर ये हो गया, 1 मार्कर ये हो गया। तो यहाँ पे मार्कर है ना, वहाँ जो उपयोग जो हमारे स्थानीय वस्तु हैं, जो हमारे जो ये सब वस्तु है ना, उनको लेके उनको जो है एज एग्जाम्पल में लेके सिखाइए, जिससे बच्चे को अच्छी तरह से सीख पाए। जैसे मैं जोड़ सिखा रहा हूँ 1 + 1 कितना हो गया, कितना मार्कर होता है 2। बच्चों को ऐसे सिखाइए जो बच्चों कैसे होंगे अच्छी तरह से उन स्थानीय चीज़ों को उपयोग करके, जिसमें उन्हें क्या अच्छी तरह से सीख सके, उनका उपयोग सीखने अवसर स्थापित कर सके और उनमें कैसे कैसे उनकी चीज़ों का उपयोग हुआ वो भी सीखने में अवसर प्राप्त हो। उसके बाद 7वां जो है, मातृभाषा या घर की भाषा ही शिक्षण का माध्यम होना चाहिए। और समाज जो 7th है क्या होना चाहिए, इनकी सीखने की प्रक्रिया क्या होगी, घर की भाषा यानी मातृभाषा। मैं अभी जो समझा रहा हूँ
मान के चलिए अगर मैं इंग्लिश में समझा रहा था, हो रहा था ना, समझाता ना भी, तो कितने लोगों को नहीं समझ में आता, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो समझ में आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे समझ में आता, लेकिन वो बहुत सारे मैं जो कहना चाहता हूँ ना, वो बात को नहीं समझ पाते। वो ऐसी बातों को वो थोड़ा थोड़ा समझ जाते, लेकिन थोड़ा बहुत नहीं समझ पाते। कुछ ऐसे भी होते जो बिल्कुल नहीं समझ पाते थे। यही हमारे क्या, एक भाषा तो डिपेंडेंट है ना सीखने की प्रक्रिया में, क्या भाषा भी एक तरह का जो है एक प्रक्रिया को जो प्रभावित करता है सीखने की प्रक्रिया में भाषा। इसलिए अभी भी कहा जा रहा है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए, शिक्षा का माध्यम घर का भाषा यानी मातृभाषा, घर की भाषा ही होनी चाहिए। जो हम अभी जो लोग अभी हिंदी में जितनी अच्छी तरह से समझ रहे हो, उतनी दूसरी भाषा में नहीं समझ रहे होगे। इसलिए अगर हमें आप अगर अभी घर बैठे बैठे आपको अगर घर की भाषा में कोई समझाता है यही बात पूरा, तो आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं और खुद आप अनुसरण करने लगते, खुद आप चिंतन करने, आपके माइंड में इमेजिनेशन आता रहता है, हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। तो अगर आपकी जो मातृभाषा होगी उसमें अगर कोई बोलेगा ना, तो आपको अच्छी तरह से चिंतन कर पाएंगे और अच्छी तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो आप अपनी खुद से क्रिएट करके, खुद से, और अंदर गहराइयों में जाके आप क्या क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। उसके बाद वहाँ लास्ट है, सीखने में परिवार की सहभागिता योगदान देती है। देखिए सीखने में क्या है, परिवार भी जो ना एक तरह का योगदान, सहभागिता योगदान देते हैं। आप परिवार, बच्चे क्या है पहले परिवार से सीखते हैं, और परिवार के लोग अगर अच्छा करते हो, अच्छा कुछ काम कर रहे हो, तो बच्चे में क्या अच्छा कार्य करने की क्या इंस्पिरेशन आती है, बच्चे भी अच्छे काम करते हैं। और परिवार के लोग ही अगर जो है खराब काम करने लगते हैं, तो बच्चे में क्या उसके नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, वो भी वही काम करने के लिए जो है सो जो होता है इंस्पायर्ड होता है, जो मुझे भी यही करना है, मुझे भी यही करना है। लेकिन अगर किसी बच्चे कुछ अगर कोई परिवार अच्छा काम कर रहा है, तो बच्चे में क्या उसमें अच्छी चीज़ों की सीखने की जो क्या होगी इंस्पिरेशन होगी, बच्चे भी अच्छा काम करने में जो है सो उसका जो क्या होगा एम होगा, जो मुझे भी ये अच्छा काम करना है। तो हमारा जो यहाँ पे जो है ना यूनिट 2 का जो ये पॉइंट सब है वो हो चुका है। अगले वीडियो में हम यूनिट 3 के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाय, स्टे ट्यून्ड, बाय।